नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। आज से हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो अपना दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दैट वी हैव लॉन्च्ड दिस एमसीक्यू बुक जिसके अंदर मॉक टेस्ट गिवन है एंड देयर आर 25 मॉक टेस्ट। तो ये जो 25 मॉक टेस्ट है इसके अंदर हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट हैं एंड ये न्यू सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। मेरे बेटा ये जो किताब है जो अभी आपके पीछे मेरे पीछे जो आपको कवर दिख रहा है दिस इज फॉर न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एज यू ऑल नो कि टैक्सेशन के सब्जेक्ट में चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो द कंटेंट एंड द सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम। तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेटेज का फर्क है 40, 60 एंड 50-50 सिर्फ वेटेज का फर्क है, अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं और उनकी फ्रेमिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो आइए बेटा आज हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 1 अपना स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे डेली बेसिस के ऊपर हम लोग एक मॉक टेस्ट अपना करते रहेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 आपके सामने है, यहां पे आपको ये 2 दिखाई दे रहा है। डोंट थिंक ये 2 इज रिलेटेड टू मॉक टेस्ट नंबर 2, नो दिस इज मॉक टेस्ट नंबर 1। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 ही चल रहा है। यहां पे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ मॉक टेस्ट नंबर 1। 2 refers to number of the subject. The first subject is law, second subject is your taxation, third subject is your audit, fourth subject is your EISM। तो आइए जरा सेकंड सब्जेक्ट टैक्सेशन का सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर 60 मार्क्स विल बी डिवोटेड टू इनकम टैक्स and 60% and 40% will be devoted to your GST। तो 30 मार्क्स का 60% comes to 18 मार्क्स। मैंने 18 मार्क्स यहाँ पे इनकम टैक्स में से कवर किए हैं। उसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको और साथ साथ में 2 मार्क के क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने आपको। इसके बाद हम लोग जीएसटी पे जाएंगे। 30 मार्क्स का 40%, 3 4 12, तो 12 मार्क्स आपका जीएसटी में आ जाता है। मैंने उसके अंदर आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस भी दिए हैं। मैंने उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे डेली बेसिस के ऊपर हम एक एक मॉक टेस्ट अपना करते रहेंगे। तो वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ वेरी वेल फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पसेस। तो लेट अस स्टार्ट विद मॉक टेस्ट नंबर 1। मैं आपको आंसर्स देता रहूंगा रीजंस के साथ में एंड हियर वी गो विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल गेन से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। मिस्टर जे हैज रिसीव्ड 7 लाख रुपीज बाय वे ऑफ एन एनहांस्ड कंपनसेशन। तो इसके अंदर जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात समझने वाली है वो है कि ये एनहांस्ड कंपनसेशन है। और एनहांस्ड कंपनसेशन में आपको अच्छे से पता है कि जितना पैसा मिलता है, जब मिलता है और जितना मिलता है तब टैक्सेबल होता है और उतना टैक्सेबल होता है। इस केस में वो कह रहा है 7 लाख रुपए मिले हैं इन मार्च 2019 और उसके बाद की बात क्या कहता है, एंड फर्दर अ सम ऑफ 2 लाख रुपए हैज बीन डिक्रीड बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2019। वो ये कह रहा है कि कोर्ट ने 2 लाख रुपए और देने का ऑर्डर किया है, लेकिन अभी तक वो 2 लाख रुपए की पेमेंट हुई नहीं है। कोई बात नहीं, 7 लाख की पेमेंट हो गई है, 7 लाख रुपए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स। 2 लाख रुपए भी ड्यू है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। जब वो 2 लाख रुपए मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे। तो आंसर विल बी 7 लाख रुपीज। हमारा फर्स्ट आंसर यहां पे 7 लाख रुपीज का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिडक्शंस विच आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 80C to 80U आर नॉट अलाउड फ्रॉम। नॉट वर्ड को ध्यान रखना, कहां से लेस करना अलाउ नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विच आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112, ठीक बात है, यहां से लेस नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A। 112A इस साल का नया सेक्शन आया है, वी ऑल नो इक्विटी शेयर्स का सेक्शन है, यहां से भी लेस नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विच आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, इक्विटी शेयर्स का 15% का टैक्स रेट, यहां से भी हम लोग लेस नहीं कर सकते। और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो बट ऑब्वियसली आवर आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड कर देता हूं, 2 इनकम्स ऐसी और हैं जहां से हम लोग डिडक्शंस का अमाउंट लेस नहीं कर सकते। 2 इनकम्स कौन कौन सी है। एक इनकम हमारे पास आएगी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट्स
और दूसरी इनकम हमारे पास आएगा, दैट विल बी योर कैजुअल इनकम्स। तो कैजुअल इनकम्स और स्पेशल बिजनेस के प्रॉफिट्स, दो इनकम और ऐसी हैं जहां से आप डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते। तीन इनकम्स मैंने आपको यहां पे लिख के दे दी हैं। तो दीज आर 5 इनकम्स जहां से आप 80C से 80U का डिडक्शंस को लेस नहीं कर सकते। दैट इज चैप्टर 6A के डिडक्शंस को लेस करना अलाउ नहीं किया जाता है। आइए मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है द सीलिंग लिमिट ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B in respect of the interest on loan taken on 1st of April 2018 for the repairs of the self-occupied property for the assessment year 1920 that is previous year 1819 shall be। मेरे बेटा यहां पे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। परेशानी इस बात की आती है, यहां पे स्टूडेंट्स को परेशानी इस बात की आती है कि साहब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो 2 लाख की लिमिट लग जाएगी। नहीं, 2 लाख की लिमिट के लिए आपको पहले तो ये ध्यान देना होता है कि वो परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए है, अगर हां तो 2 लाख की लिमिट लगती है। अगर वो रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस के लिए है तो 2 लाख की लिमिट नहीं लगती। साथ साथ में ध्यान देना, 2 लाख की लिमिट तब लगती है जब परचेज या कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल कहां से चेक करते हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन, उसके बाद 5 साल हम लोग चेक करते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो इसका आंसर इज नॉट, इसका आंसर इज नॉट 2 लाख, इसका आंसर विल बी 30,000, क्योंकि ये रिपेयर्स के लिए लिया हुआ है। यहां पे जो मेन वर्ड है वो है रिपेयर्स। मेरे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा, ये आसान नहीं है, ये जनरली मुश्किल है। अक्सर स्टूडेंट्स इसे ओवर रीड कर जाते हैं और वहां गड़बड़ हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, there will be no partial integration if agriculture income does not exceed। मेरे बच्चे याद रखिएगा, हम लोग जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करते समय हम लोगों को वहां पे देखना होता है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तब हम लोग अप्लाई करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आपकी नॉर्मल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है, तो फिर डेफिनेटली आप पार्शियल इंटीग्रेशन का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन यहां पे द आंसर विल बी 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, डिडक्शंस ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 192, दैट मींस हम लोग यहां पे टीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं। द डिडक्शंस ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 192 शैल बी डन एट द रेट ऑफ पॉइंट ए 10% ऑफ सैलरी, गलत बात है। पॉइंट बी, एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यस। एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, नो। एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एक्सक्लूडिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो मेरे बच्चे यहां पे आंसर विल बी बी, एट द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अब जनरली स्टूडेंट से कहते हैं सर एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, टैक्स प्लस एजुकेशन सेस कैलकुलेट कर लेना। मैंने एजुकेशन सेस लिख दिया, पूरा लिख देता हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ठीक है, टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट कर लेना। दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम। टोटल इनकम को से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपका टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 192। ठीक, तो टीडीएस का एक भी हम लोगों ने किया। एंड सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, जहां पे आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, नॉट चैप्टर वाइज बट टेस्ट वाइज। आपके पास एक ही टेस्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए चैप्टर वाइज, तो मेरी दूसरी किताब जो मेन किताब है वो अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लेने हैं, तो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, आई प्रॉमिस यू फॉर दिस थिंग। आइए मेरे बेटा आगे जरा चलते हैं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 कहता है सैलरी ऑफ मिस्टर जे इज 10,000 रुपए पर मंथ। मिस्टर जे हैड टेकन सैलरी इन एडवांस in the month of April 2018 for the month of April 2018 to June 2018 in March 2018 itself। That means पिछले साल मार्च के महीने में ये ऑलरेडी एडवांस ले चुका है। कितना एडवांस लिया?
अप्रैल का लिया, मई का लिया, जून का लिया, तो 3 महीने की इस साल की सैलरी वो ऑलरेडी पिछले साल ले चुका है। जब पिछले साल वो सैलरी ले चुका है एडवांस में, तो भाई सेक्शन 15 का यहां पे आ जाता है एक्सेप्शनल केस, और वहां पे वो कहा गया था सैलरी टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड और व्हेन ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। तो एडवांस ऑलरेडी वो रिसीव कर चुका है पिछले साल, तो ऑलरेडी ये पैसा पिछले साल टैक्सेबल हो चुका है 3 महीने की सैलरी का, वो पैसा इस साल फिर से टैक्सेबल नहीं करेंगे आप। तो इस साल जो टैक्सेबल करेंगे वो 9 महीने की सैलरी को टैक्सेबल करेंगे। 1 महीने की सैलरी 10,000, तो 9 महीने की होगी 90,000। और हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 क्लॉज 1A का 40,000 रुपये भी दिया जाएगा। तो 90,000 में से 40,000 रुपये लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपये का टैक्सेबल सैलरी। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एग्जामिनर क्या मांग रहा है। सैलरी ऑफ मिस्टर जे इज 10,000 रुपये पर मंथ। मिस्टर जे हैड टेकन सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2018 in March 2018 itself. The gross salary and the taxable salary of Mr. J for the assessment in 1920 previous year 1819 shall be. एग्जामिनर दो चीजें मांग रहा है। एग्जामिनर कह रहा है ग्रॉस सैलरी भी बता दो, एग्जामिनर कह रहा है टैक्सेबल सैलरी भी बता दो। चलो बता देते हैं। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 90,000 माइनस 40,000 इज 50,000। तो आंसर इज 90 एंड 50। तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी इज द आंसर फॉर दिस। डी इज द आंसर फॉर दिस। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है मिस्टर जे इज अ फॉरेन नेशनल एंड कम्स टू इंडिया ऑन 5th of October 2018 for 210 days. This is his first visit to India, and before this he has never visited India. Mr. J in this case shall be. देखो अब होता क्या है, स्टूडेंट्स जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वो अपसेट या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कंक्लूजन में बहुत जल्दी जंप करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं मेरे को सर यहां तो लिखा हुआ है 210 दिन के लिए इंडिया में आया, तो 210 दिन का मतलब है 182 डेज से ज्यादा है तो वो रेसिडेंट है ना। बेटा ना, यही तो गड़बड़ होती है हमारी। आपने ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। यहां पे आपकी कैलकुलेशंस इस प्रकार से नहीं होंगी। यहां पे ये 210 दिन रेलेवेंट डाटा नहीं है। रेलेवेंट डाटा ये है कि वो कौन सी तारीख को इंडिया में आ रहा है। वो इंडिया में आ रहा है कौन सी तारीख को। चलो मैं यहां पे आपको भाई एक शीट में कैलकुलेशन भी करके दिखा दूं। हाँ जी, ये देखो जी, ये मैं आपको यहां पे कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूं। वो इंडिया में कौन सी तारीख को आ रहा है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। वो इंडिया में आ रहा है 5 अक्टूबर 2018। इसका मतलब जब हम लोग 2018-2019 ईयर की बात करेंगे तो अप्रैल से लेके सितंबर तक वो इंडिया में नहीं था, 0 डेज आ गया। अक्टूबर में टोटल है 31 डेज। 31 में से 4 दिन आप हटा दीजिए, क्योंकि 5 तारीख को तो इंडिया में आ चुका है। द डे ऑफ अराइवल विल बी काउंटेड एज फुल डे इन इंडिया। दिस इज व्हाट वी ऑल नो। अगर मैं 31 में से 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा भाई, 31 माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 27 डेज फॉर अक्टूबर। फिर मेरे पास नवंबर का 30 डेज आ जाएगा। मेरे पास नवंबर के 30 डेज हैं, दिसंबर के 31 डेज हैं, जनवरी के 31 डेज हैं, फरवरी के मेरे पास 28 डेज हैं, मार्च के मेरे पास 31 डेज हैं। तो भाई ये टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लीजिए। 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, दिस गिव्स मी टोटल ऑफ 178 डेज। देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल 178 डेज आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़िएगा। नाउ यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आपने क्या करना है। बी वेरी वेरी केयरफुल। मिस्टर जे इज अ फॉरेन नेशनल एंड ही कम्स टू इंडिया on 5th of October 2018 for 210 days। भाई 210 दिन के लिए आया था। आउट ऑफ दैट 210 डेज 178 डेज इस ईयर में है, और बाकी का जो बचा वो अगले साल उसका काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट विजिट टू इंडिया। अगर उसका पहला विजिट है तो इसका मतलब जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो बेकार हो गई हमारी। हम लोग सेकंड बेसिक कंडीशन में क्या चेक करते हैं? 60 डेज इन करंट ईयर एंड 365 डेज ऑफ प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो वो कंडीशन बेकार हो गई हमारे पास। तो दिस इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया एंड बिफोर दैट ही नेवर विजिटेड इंडिया।
मिस्टर जे इन दिस केस शैल बी, मिस्टर जे का स्टेटस क्या होगा इस केस में? उसका स्टेटस होगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही कुड नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, एक भी बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है GGC Limited has incurred a capital expenditure of 1,50,000 रुपए on 1st of April 2018 for acquisition of patents and copyrights। मेरे बेटा याद रखिएगा, acquisition of patents and copyrights का मतलब है कि उसने intangible assets purchase किए हैं। Purchase of intangible assets will attract depreciation of 25% under section number 32। तो यहां पे पॉइंट A eligible for deduction in 14 years बेकार है, eligible for deduction in 5 years बेकार है, subject to depreciation of 25% under section 32 is the correct answer। तो आंसर हमारे पास 8 का आ जाएगा C। 9th पे चलते हैं, क्या कहता है? 9th नंबर का क्वेश्चन कहता है an author was awarded by the central government a sum of 10 lakh rupees for writing a book in Hindi as a first prize। Such award was given by the central government in the public interest। मेरे बेटा याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अवार्ड्स जो भी इन द पब्लिक इंटरेस्ट दिए जाते हैं वो सारे के सारे अवार्ड्स एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A, वो सारे के सारे अवार्ड्स एग्जेम्प्ट रहते हैं। इस केस के अंदर ये अवार्ड जो मिला 10 लाख रुपए का, ये एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। सो आंसर हमारे पास यहां पे आ रहा है, इट इज फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, 9 का B। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़ेगा, क्या कहता है एग्जामिनर? कहता है द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर द असेसमेंट इन 1920 प्रीवियस ईयर 1819 इन केस ऑफ अ कंपनी एसएससी। जरूरी बात हमारे लिए क्या है? जरूरी बात है कि भाई कंपनी एसएससी है। याद रखिएगा, कंपनी एसएससी है, ऑडिट करवाओ ऑडिट ना करवाओ, दोनों सिचुएशन में ड्यू डेट इज ऑलवेज द 30th सितंबर इन द असेसमेंट ईयर। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ध्यान से क्या कहता है? फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बन जाता है व्हेन इट इज पास्ड बाय, फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट कब बनता है? व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हैज टू बी C, when it is approved by passed by both houses of the parliament and then it is signed by the president of India। हाँ, एप्लीकेबल करने के लिए इसका नोटिफिकेशन इशू करना जरूरी होगा। इन द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन इशू होगा तो फिर एप्लीकेबिलिटी भी इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ विल एडवांस टैक्स पेबल इज कंप्यूटेड। एडवांस टैक्स पेबल कंप्यूट कैसे किया जाता है? आप अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको मिला के, और उसमें से जितना आपका टीडीएस कट चुका है वो लेस कर दीजिए, या टीडीएस कटने वाला है वो लेस कर दीजिए, और फिर जो डिफरेंस अमाउंट है अगर वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा, 10,000 से कम है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना होगा। एडवांस टैक्स का मतलब होता है 4 इंस्टॉलमेंट्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है लमसम पेमेंट ऑफ टैक्स। सो यहां पे आंसर शुड बी your tax on total income minus the tax which has been deducted at source। तो TDS माइनस करने के बाद आपके पास एडवांस टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट आता है मेरे बेटा। तो देखो अब यहां तक 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए एक एक नंबर वाले। हालांकि इसमें एक बात बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस की वेटेज एक नंबर से ज्यादा की भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 2 कैलकुलेशंस करनी थी, ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट करनी थी, टैक्सेबल सैलरी भी कैलकुलेट करनी थी। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है तो हो सकता है एग्जामिनर इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बना दे, बट देन कोई बात नहीं, हमने 1 नंबर का बनाया है। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी किताब के अंदर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, कहता है where the total income of the artificial judicial person is 3,10,000 रुपए, the income tax payable is dash and the surcharge payable is dash। अब देखो यहां 2 fill the blanks आ रहे हैं, that means एग्जामिनर आपसे 2 चीजें मांग रहा है। क्योंकि एग्जामिनर यहां पे आपसे 2 चीजें मांग रहा है, इस वजह से इसकी वेटेज 2 नंबर की मैंने रखी है। अब 90% स्टूडेंट्स यहां अपसेट होते हैं, वो कहते हैं सर 3,10,000 रुपए है, इसका मतलब 3.5 लाख से कम है। क्योंकि 3.5 लाख से कम है तो हम 87A का रिबेट भी देंगे। ना बाबू ना, 87A का रिबेट नहीं मिलेगा यहां पे। क्यों नहीं मिलेगा? 87A का रिबेट इंडिविजुअल्स को मिलता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस को थोड़ी ना मिलता है।
तो 87 ए का रिबेट अप्लाई नहीं करना है। अब आप ओरल कैलकुलेशन कर लीजिए। 3,10,000 में से 2,50,000 पे एग्जाम किया तो बचा कितना? 60,000। 60,000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 3,000 पे, और 3,000 का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाओगे 3 4 12, तो 120 रुपए वो आ जाएगा। 3,000 प्लस 120 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आंसर इज 3120। सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा, देयर विल बी नो सरचार्ज एप्लीकेबल इन दिस केस। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर है 3120 एंड सरचार्ज इज 0। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, मुश्किल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। For the previous year 2018-2019, that means assessment year 2019-20, a company GGS Limited has not paid advance tax till 10th of February 2019, and in the earlier years the company was assessed in the manner which is given below। वो कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया है। एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस भेजेगा, असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा, सेक्शन अप्लाई करेंगे 210, और इस नोटिस में हमेशा ये मेंशन किया जाता है कि साहब असेसमेंट जब आपकी हुई थी तो आपकी इतनी इनकम थी, असेसमेंट के बाद आपने आईटीआर शो किया था, उसके अंदर आपने इतनी इनकम दिखाई थी। तो या तो लेटेस्ट असेसमेंट या सब्सिक्वेंट आईटीआर, याद रखिएगा सब्सिक्वेंट वर्ड कहा, लेटेस्ट असेसमेंट या सब्सिक्वेंट आईटीआर, दोनों में से जोन सी फिगर ज्यादा होगी इनकम की, उस इनकम को ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा, और यह नोटिस सेक्शन 210 के हिसाब से भेजा जा सकता है बाय द लेटेस्ट ऑफ 28th of February, दैट इज द लास्ट डे ऑफ द February। तो यहां पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है जरा वो देख लेते हैं। मैंने रिवाइज करवाया, सेक्शन 210 रिवाइज करवाया मैंने आपको। फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-2019, दैट इज असेसमेंट ईयर 2019-2020, GGS Limited has not paid any advance tax till 10th of February 2019, and in the earlier year the company was assessed in the manner which is given below. Scrutiny assessment done for the year 2015-16 for 7 lakh rupees. Best judgment assessment done in the year 16-17 for 10 lakh rupees, and income tax return submitted for the year 17-18 is for 8 lakh rupees। तो मेरे बेटा 10 और 8 का आपने लेना है हायर, 10 और 8 का हायर आता है 10, सो आंसर हैज टू बी 10 लाख रुपीज। देखिएगा एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर कहता है assessing officer shall use which of the income as base for the computation of advance tax। तो बेटा ये जो नोटिस आएगा सेक्शन 210 का, उसमें वो 10 लाख रुपए को बेस मानते हुए आपकी इनकम कैलकुलेशन करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ वैकेंसी और के बारे में बात हो रही है, और क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड बात है तो अलग अलग लोगों का काम करने का वैकेंसी में तरीका अलग अलग है। मेरा थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग तरीका है। आई फॉलो व्हाट डॉक्टर सिंघानिया डज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉर द टॉपिक ऑफ वैकेंसी। तो हो सकता है कि जो सी इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है और जो मैं सोल्यूशन करवाता हूं उसमें फर्क आए, और आता भी है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो भाई हाथ जुड़वा लो, परेशान मत होना, अपसेट मत होना, आपको जैसे आता हो वैसे कर लेना, पर मेरा तरीके से थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा। चलो अब देखिएगा क्या है। मिस्टर जे इज ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज लेट आउट एट द रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस इज 15,000 रुपए, फेयर रेंट इज 21,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट इज 18,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आर 5,000 रुपए। द हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2 months। कैलकुलेट GAV, NAV एंड द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आपको चार ऑप्शंस गिवन है, जरा मैं जल्दी से आपके लिए कैलकुलेशंस यहां पे कर देता हूं भाई। हाउस प्रॉपर्टी इनकम मैंने कैलकुलेशन करना है, मेरे को म्युनिसिपल वैल्यू का डाटा गिवन है। म्युनिसिपल वैल्यू का डाटा मैं किताबें से देख रहा हूं भाई। म्युनिसिपल वैल्यू का डाटा है मेरे पास यहाँ पे 15,000 पर मंथ। तो 15,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1,80,000 रुपए। फेयर रेंट का डाटा गिवन है, फेयर रेंट कितना है जी 21,000 रुपए। तो 21,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आएगा 2,52,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट को हमने 18,000 दिया हुआ है, तो 18,000 को 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18,000 इंटू 12 कितना आएगा जी 2,16,000 रुपए।
तो व्हाट वी डू इज वी टेक हायर ऑफ दीज टू फिगर्स, देन वी टेक लोअर ऑफ दीज टू फिगर्स। आपको सबको बता रहा हूं हायर क्यों लेते हैं, लोअर क्यों लेते हैं, इसके पीछे बहुत जबरदस्त रीजनिंग है, रीजन है। और ये रीजनिंग मैं आपको हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर बताता हूं। अगर आप में से किसी को भी वो रीजन जानना हो, अगर आपको किसी को भी उसमें से रीजन जानना हो, तो एक बार किसी स्टूडेंट से बात कीजिएगा जिन्होंने मेरी क्लासेस करी हो। अगर आपने क्लासेस करी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है हम लोग हायर और लोअर क्यों ले रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी की क्लास नंबर 2 में डिस्कस किया था ये मैंने आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहां से आगे बढ़ जाते हैं। 180 एंड 252 का हायर इज 252, 252 एंड 216 का लोअर इज 216। इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मेरा काम करने का तरीका, यहां से मैं हमेशा लेस करता हूं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। भाई अगर आपको कोई और तरीका आता है आप वो तरीका फॉलो कर लेना, प्लीज अपसेट मत होना, प्लीज मेरे को फोन कर करके मत पूछना सर आपने ऐसा क्यों किया। चलिए आगे चलते हैं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी 20,000 1 महीने का रेंट, 2 महीने का हो गया 40,000 पे, मैं यहां से लेस कर दूंगा, -40 किया तो भाई रीजनेबल रेंट आएगा 1,76,000 रुपीज। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल इज 20,000 इंटू 10, दैट इज 2 लाख रुपए। तो दिस बिकम्स GAV ऑफ 2 लाख रुपए। हो सकता है अगर आप ऐसे काम ना करें, किसी दूसरे तरीके से काम करें तो आपके आंसर में फर्क आए, परेशान बिल्कुल मत होना। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 5,000 रुपए के हैं, वो लेस कर देंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1,95,000 रुपीज का NAV। 24A में 30% का डिडक्शन दे दीजिएगा। 195 का 30% आपने लेस किया तो आ गया 58,500, और फिर लेस करने के बाद आ जाएगा आपके पास 136,500, क्योंकि 24B का आपके पास कोई आंसर या कोई फिगर गिवन नहीं है। सो माय आंसर इज, क्योंकि उसने 3 चीजें मांगी हैं, तो माय आंसर इज 2 लाख 195 एंड 136,500। जरा देखते हैं क्या बुक के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर गिवन था। मेरे ख्याल से तो जरूर गिवन था। 2 लाख रुपए 195 एंड 136,500 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। लो मेरे बच्चे, इस प्रकार से मैंने यहां पे आपके साथ कंप्लीट कर दिया है इनकम टैक्स का पेपर। और हां, अब हम लोग GST पे आएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ही यही है कि भाई हम लोगों को दोनों चीजें करनी है। याद रखना एग्जाम के अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर आपको इनकम टैक्स का भी आएगा, GST का भी आएगा, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 18 नंबर के इनकम टैक्स के क्वेश्चंस होने चाहिए और 12 नंबर के आपके GST के क्वेश्चंस होने चाहिए एज पर माय एस्टिमेट्स। चलिए हम लोग GST स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है पहले क्वेश्चन में? वो कहता है ई-वे बिल पोर्टल इज मैनेज्ड बाय, हाँ यहां पे एक्सेस स्टूडेंट्स अपसेट होते हैं। ई-वे बिल पोर्टल जो मैनेज किया जाता है वो करता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। हाँ, जो नॉर्मल हमारा पोर्टल है दैट इज नॉट मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और इस वजह से ई-वे बिल का काम दूसरी एजेंसी को दिया गया है। लोग इस बात को नहीं जानते और इस वजह से वो अपसेट होते हैं। क्वेश्चन 17 देखिएगा क्या कहता है। कहता है GGC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसे रजिस्टर्ड एंटिटी इन दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन द कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है। It has received the orders from 4 states which are mentioned below for the amount of 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख एंड 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। 4 स्टेट से ऑर्डर आया, अलग अलग अमाउंट्स का ऑर्डर आया है 4 स्टेट से। वो पूछ रहा है बीइंग अ कॉम्पोजिशन डीलर विच ऑर्डर ही कैन एक्सेप्ट। मेरे बच्चे, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम है इस वजह से वो एक्सेप्ट कर सकता है सिर्फ इंट्रा स्टेट के ऑर्डर्स, दैट इज दिल्ली का ऑर्डर वो एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, GSTN is incorporated under dash of the Companies Act 2013। याद रखिएगा, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 के अंदर ये कवर हो जाएगा। और उसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, any gift by the employer to the employee shall be considered as a supply. What is the limit prescribed for the same? Supply का क्वेश्चन आ गया, एम्प्लॉय का क्वेश्चन आ गया। याद रखना एम्प्लॉय की केस में नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है और GST चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका एक्सेप्शन केस है अगर गिफ्ट दिया जा रहा है
तो डेफिनेटली जीएसटी लगेगा, लेकिन उस गिफ्ट की कीमत होनी चाहिए 50,000 रुपए से ज्यादा। तो इस वजह से 19th का आंसर आ जाता है बी। देन चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़ेगा। A registered person can make an application for the revocation of the cancellation of the registration in form number। अगर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, मेरी गलती माफ करो और मेरा कैंसिलेशन को कैंसिल कर दो। दैट मीन्स कैंसिलेशन को रिवोक कर दो। उसके लिए जब आप रिक्वेस्ट देते हैं तो वो जाता है फॉर्म नंबर 21 में। तो यहां पे आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 21 में आ रही है, क्या कहता है, इन केस अ प्रॉपर ऑफिसर चेक्स द गुड्स इन द मूवमेंट। याद रखिएगा लिखा हुआ है गुड्स इन द मूवमेंट। दैट मीन्स गुड्स सड़क के रास्ते जा रहे हैं, रोक लिया ऑफिसर ने और कहता है साहब मैं इंस्पेक्शन करूंगा। चलो करो इंस्पेक्शन, कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। In case a proper officer checks the goods in the movement, then what documents shall be required apart from the delivery challan to satisfy the proper officer? देखो डिलीवरी चलान के साथ में उसको और क्या शो करना होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स का लिखा हुआ है, इस वजह से वो सिर्फ ई वे बिल शो कर देगा और ई वे बिल शो कर दिया इसका मतलब सारी की सारी जानकारी प्रॉपर ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी। तो आंसर इज ई वे बिल। क्वेश्चन नंबर 22 में छोटा सा एक करेक्शन करना है, एक वर्ड गलत लिखा हुआ है। मिस्टर जे मैड पेमेंट, मैड लिखा हुआ है जबकि ई ऐड कर देना तो मेड हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां चलती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर जे मेड पेमेंट ऑफ जीएसटी वाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द जीएसटी पोर्टल। ना हु शैल जनरेट सिन, ऑब्वियस ही बात है जिस बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है सिन भी वही जनरेट करता है, तो सिन हैज टू बी जनरेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 23 व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट इन केस ऑफ पर्सन ऑफ द स्पेसिफाइड स्टेट्स व्हिच टेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन लेवी। मेरे बच्चे याद रखिएगा, आपका एग्जाम अगर आपका एग्जाम मई 19 या कंपनी सेक्रेटरी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम जून 19 में है तो लिमिट इज 75 लाख रुपीस। लेकिन फरवरी के महीने में इसमें अमेंडमेंट आ चुका है जो कि अप्लाई होगा नवंबर 19 के एग्जाम में। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये 75 लाख का आंसर इज फॉर द मई एंड जून 19 एग्जामिनेशन, नॉट फॉर नवंबर एंड दिसंबर 19 एग्जामिनेशन। दो नंबर के दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिएगा, कमेंट करना है आपने। पॉइंट नंबर ए, a tax due can be collected either by cash or through utilization of input tax credit। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपने जीएसटी पे करना है, अपनी आपकी आउटपुट लायबिलिटी है वो आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं 10,000 रुपए से कम, और बाकी आपका जो आईटीसी खड़ा हुआ है, इनपुट खड़ा हुआ, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बी पार्ट, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर पेमेंट्स हैव टू बी मेड थ्रू क्रेडिट ओनली। No. So the answer should be 24 का आंसर should be 24 का आंसर is A is correct and B is incorrect. Answer is yes. It should be made only through the credit. Answer is no. इस वजह से आंसर is A। और देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 नंबर की क्यों रखी, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपने 2 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, तो इस वजह से मैंने इसको 2 नंबर में रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट नंबर 1 का। ऐसे डेली मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे और हमारी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगी। मॉक टेस्ट नंबर 1 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। मिस्टर अमन परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर चेतन, अ कॉम्पोजिशन डीलर, वर्थ 1 लाख रुपए। एक व्यक्ति है मिस्टर अमन, उसने कॉम्पोजिशन डीलर से 1 लाख रुपए का माल खरीद लिया। सिंस मिस्टर चेतन वॉज अ ट्रेडर, सो ही वॉज सपोज टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ओनली टू ऑफ हिज टर्नओवर एज हिज टैक्स। The item so purchased by Mr. Aman was otherwise taxable at 12%। भाई देखो ऐसा है, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि अमन से उसने टैक्स चार्ज किया। अमन से टैक्स तो चार्ज कर ही नहीं सकता जो कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है चेतन। ही कैन नॉट रिकवर द टैक्स फ्रॉम द परचेजर। वो कह रहा है कि जो चेतन है उसने 1% का टैक्स अपनी पॉकेट में से सरकार के पास जमा करवा दिया, फेयर इनफ। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर अमन कंपोजिशन डीलर से माल ना खरीदता, किसी और से खरीदता,
तो रेट लगता है 12% का। 12 दैट मीन्स 6 का CGST, 6 का SGST। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच मिस्टर अमन इज एलिजिबल टू टेक? वो ये पूछ रहा है कि अमन को कितना GST का क्रेडिट मिलेगा। एक फूटी कोड़ी का नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर से माल खरीदते हैं तो आपको एक फूटी कोड़ी का भी इनपुट नहीं मिलेगा। तो आंसर हैज टू बी नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी क्रेडिट। लो मेरे बच्चे, 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं और मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मेरा सिर्फ एक अंदाजा है कि आपके एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। वेट कीजिएगा, डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट जरूर 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 मिलता रहेगा। टिल दैट टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, यू आर फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।